साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बच्चे का व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार होता है, व्यक्तित्व क्या है, इसके सकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व विकास के आयाम कौन कौन से हैं और इनसे जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां ग्रहण करेंगे और उन जानकारियों से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता है सारे प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चे और व्यक्तित्व का विकास। इसका पहला प्रश्न है और उस पहले प्रश्न से हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। तो निम्न में से किनसे तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। वो शिक्षा है या शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है या व्यक्तित्व है। सही आंसर होगा व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्तित्व से तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। देखिए, व्यक्तित्व अंग्रेजी में पर्सनालिटी होता है और ये लैटिन वर्ड पर्सोना से बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। और ये नाटक के समय अभिनयकर्ता अभिनेता इसको लगाते हैं अपने चेहरे पर और इसी मुखौटा के देख करके दर्शक जिस प्रकार का मुखौटा लगाता है अभिनेता, उससे उसी प्रकार का रोल करने की आशा रखता है। देखिए, व्यक्तित्व शब्द का जो अर्थ है ये बहुत ही व्यापक है। हमने एक बार कहीं यात्रा कर रहा था तो यात्रा के क्रम में बस में लिखा हुआ था कि व्यक्ति का जन्म तो सहज हो जाता है लेकिन उसमें व्यक्तित्व का विकास सहजता से नहीं होता है। व्यक्तित्व का जो विकास होता है देख करके हम लोग पता कर लेते हैं कि ये व्यक्तित्व के धनी हैं या व्यक्तित्व के धनी नहीं हैं, इनकी पर्सनालिटी अच्छी है अथवा अच्छी नहीं है, उनका शारीरिक कद काठी, लंबाई चौड़ाई, मुखाकृति, शरीर का वजन, ये सब देख करके हम लोग प्रथम दृष्टया ये पता करते हैं कि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। और इनसे जुड़ी हुई तमाम तरह के जो आयाम हैं उन सारे आयामों की चर्चा आगे के प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। ये जानिए कि व्यक्तित्व व्यक्तियों के अंदर जो विशेष गुण है उस गुण के समूहों को, उस गुण के समुच्चय को ही क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। सभी व्यक्ति में अलग अलग तरह के गुण होते हैं और जब अलग अलग तरह के गुण होते हैं तो सभी व्यक्तियों की का जो है व्यक्तित्व भी अलग अलग होता है। आइए और इनसे जुड़ी हुई बातों की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्यक्तित्व की परिभाषा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किस प्रकार से दिया गया है, किस प्रकार से परिभाषित की गई है, उस पर चर्चा करते हैं। तो निम्न में से किसने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है? क्या कहा कि व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का आचार विचार की एक समग्र विशेषता ही क्या कहलाता है?
व्यक्तित्व कहलाता है। और ये किसने कहा? वुडवर्थ, गिलफोर्ड, आलपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ये वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। आगे है, व्यक्तित्व की परिभाषा से ही रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर व्यक्तित्व किसे कहते हैं, पर्सनैलिटी है क्या। तो निम्न में से किसने परिभाषा दिया कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व क्या है? गुणों का समन्वित रूप है, गुणों का समूहित रूप है, गुणों का समुच्चय है। ए सेट ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड पर्सनालिटी। तो क्या है? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये किसने परिभाषा दिया? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, आलपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ये गिलफोर्ड महोदय ने परिभाषा दिया कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। किसने परिभाषा दिया? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को क्या करता है? निर्धारित करने का काम करता है। यह परिभाषा किसने दिया? आलपोर्ट, गिलफोर्ड, वुडवर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो ये परिभाषा आलपोर्ट महोदय ने दिया और उन्होंने व्यक्तित्व के विषय में कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। आगे है कि व्यक्तित्व निम्न में से किन गुणों का एक समन्वित स्वरूप है? शारीरिक गुण का, जो शरीर से पता चलता है, शरीर का लंबाई कैसा है, चौड़ाई कैसा है, शरीर का भार कैसा, वजन कैसा है, शरीर का मुखाकृति कैसा है, और यह देख करके लोग समझ लेते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। मानसिक स्थिति उसके वंशजों से, पर्यावरण से विकसित होती है और मानसिक स्थिति देख करके, कार्य कुशलता देख करके, निर्णय लेने की क्षमता को देख करके, सांवेगिक जो क्षमता है उसका निर्धारण उस गुणों के आधार पर लोगों का व्यक्तित्व की पहचान होती है। भावात्मक और बौद्धिक गुण के कारण भी व्यक्तित्व की पहचान होती है। इसलिए यहां पर सभी सही जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, कि व्यक्तित्व शारीरिक गुण, मानसिक गुण, भावात्मक गुण और बौद्धिक गुणों का एक समन्वित स्वरूप है। आगे है कि व्यक्तित्व विकास के आयाम निम्न में से कौन है? व्यक्तित्व विकास के आयाम निम्न में से कौन है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो किन पर निर्भर करता है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक व सामाजिक, आध्यात्मिक या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व विकास के जो आयाम हैं वो मानसिक, कि उसका मानसिक स्थिति कैसी है, निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। शारीरिक, अभी चर्चा कर रहे थे कि उसका शरीर का कद कैसा है, लंबाई,
शरीर का वजन, मुखाकृति, है ना। सांवेगिक, संवेग के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्रोध, गुस्सा जिसको कहते हैं, डर, भय, ये सब आता है। हर्ष, विषाद, तो ये सांवेगिक गुण हुआ। सामाजिक, देखिए समाज से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और समाज के अंतर्गत माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस के लोग, ये सारे से सामाजिक गुण का बच्चों में विकास होता है। और फिर आध्यात्मिक, इस पर भी अभी बात करेंगे कि आध्यात्म हमें क्या सिखाता है और किस प्रकार से आध्यात्मिक गुण से क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए व्यक्तित्व विकास के जो आयाम हैं वो मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, यानी कि आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब आइए कि आत्मा के ज्ञान के मार्ग निम्न में से कौन सा है? देखिए, आत्मा के ज्ञान के मार्ग निम्न में से कौन सा है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग या फिर उपरोक्त तीनों? तो सही इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त तीनों, क्योंकि आत्मा का जो ज्ञान होता है, आत्मा में ही परमात्मा होता है और आध्यात्म का भी जो है वो यहां पर कहिए मिलन है कि आत्मा का जो ज्ञान है, ज्ञान का जो मार्ग है वो ज्ञान से, ज्ञान योग से भी होता है, भक्ति योग से भी होता है और कर्म योग से होता है। आगे है कि ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग, आत्मा की जो बात अभी हो रही थी, मस्तिष्क के किन पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत की अति प्राचीन दार्शनिकता का आधार भी है? ये ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग क्या है? भारत की अति प्राचीन दार्शनिकता का आधार है। तो ये कौन कौन से मस्तिष्क के पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? तो संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष या फिर उपरोक्त तीनों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त तीनों होगा। कारण ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग से मस्तिष्क के संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, यानी बच्चों में, व्यक्तियों में ज्ञान का विकास होता है, जानकारी जिसको बोलते हैं। भावनात्मक पक्ष यानी भावना से जुड़ी हुई बातें। मनोगत्यात्मक पक्ष यानी कि शरीर का जो चालन होता है, शरीर क्रियात्मक गुण जिसको कहते हैं, चलना, फिरना, दौड़ना एक क्रम से होता है कि बच्चा जब शैशवावस्था में रहता है तो सबसे पहले वह हाथ पैर अपने से क्या करता है, चलाता है, फिर वो करवट लेना शुरू करता है, तब धीरे धीरे वह बैठना सीखता है, फिर वह घुटनों के बल खड़ा होना सीखता है और जब खड़ा होना सीखता है तो वो धीरे धीरे दौड़ने लगता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है ना? तो वो मनोगत्यात्मक पक्ष है। कहने का मतलब हुआ ये आंसर जो होगा वो तीनों होगा, उपरोक्त तीनों होगा। आगे है कि किनके अनुसार, किनका मानना है, किनका कहना है कि मनुष्य अपने शरीर में आत्मा की खोज करता है। क्या करता है? आत्मा की खोज करता है और प्रकृति के बीच एक नाद को, एकत्व का अनुभव करता है। देखिए, हर एक जीव में आत्मा होता है और उस आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है कि हमारा आत्मा का मिलन कहां हो जाए? परमात्मा में हो जाए।
कहने का मतलब हुआ कि जीवन मरण के झंझट से, इस फंदे से मुक्ति मिल जाए। ये आध्यात्म की चर्चा हम थोड़ी सी कर रहे हैं। तो ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो घोष या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहना है रविंद्रनाथ टैगोर का। क्या उन्होंने कहा? कि मनुष्य अपने शरीर में आत्मा की खोज करता है और प्रकृति के बीच एक नाद को, एकत्व का अनुभव करता है। आगे है कि किनके अनुसार व्यक्तित्व का विकास, किनके अनुसार व्यक्तित्व का विकास मनुष्य द्वारा सत्य और अहिंसा की खोज करते समय स्वतः ही होता है। क्या कह रहा है? सत्य और अहिंसा की खोज करते समय स्वतः ही होता है व्यक्तित्व का विकास। तो सत्य और अहिंसा अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अब कहिए कि इसको याद रखने का ट्रिक कहिए कि व्यक्तित्व का विकास मनुष्य के द्वारा सत्य और अहिंसा की खोज करते समय स्वतः ही होता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी थे। इसलिए सही जवाब होगा महात्मा गांधी। किनके अनुसार व्यक्तित्व का विकास योग द्वारा संभव है? व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा संभव है? योग के द्वारा संभव है। मनुष्य जन्मजात शरीर का विकास परम मस्तिष्क की स्थिति कर सकता, और यही सच्चिदानंद है, सत चित आनंद की स्थिति है ना? ये किनका कहना है? सत चित और आनंद यानी कि सच्चिदानंद की स्थिति है। अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कहना था ये अरविंदो घोष का कहना था। आगे है, अब आइए कि व्यक्तित्व के विषय में, व्यक्तित्व की परिभाषा के विषय में, व्यक्तित्व के अवधारणा के विषय में और व्यक्तित्व क्या है इसके विषय में और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न था, हम लोग लगभग 11 प्रश्न उससे रिलेटेड देखा। आपको यह समझ में आ गया होगा कि आखिर व्यक्तित्व है क्या, हम व्यक्तित्व कहते किसको हैं, और इससे रिलेटेड बात करेंगे। अब यहां आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि व्यक्तित्व के निर्धारक निम्न में से कौन सा है? व्यक्तित्व का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण करने वाले कौन कौन है? जैविक निर्धारक, पर्यावरण संबंधी निर्धारक, या उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आंसर होगा उपरोक्त दोनों। यानी व्यक्तित्व के जो निर्धारक हैं वो 2 प्रकार के हैं, जैविक निर्धारक और पर्यावरण संबंधी निर्धारक। जैविक निर्धारक उसके शरीर से रिलेटेड है, जबकि पर्यावरण संबंधी निर्धारक अपने आस पड़ोस समाज से है, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उसके धार्मिक स्थिति वो निर्भर करता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जैविक निर्धारक के अंतर्गत क्या क्या आता है, पर्यावरण संबंधी निर्धारक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आइए उसको भी देखते हैं। हर टॉपिक और से रिलेटेड हमने प्रश्न बनाया और उसी प्रश्न के माध्यम से हम लोग हर चीज को सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, रिवीजन करते चले जाएंगे। क्योंकि हम लोग सभी प्रशिक्षित शिक्षक हैं, ट्रेंड शिक्षक हैं, और हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया है, सारी बातों की जानकारी लेकर हम शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों के पास कम से कम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव है, और 8 वर्ष से लेके हमारे साथी 20 वर्ष 21 वर्ष तक का भी अनुभव रखते हैं। तो उस पर जो थोड़ा बहुत धूल लग गया
उसको हम लोग झाड़ फूंक करके फिर से एक बार तरोताजा हो जाएंगे, ताकि परीक्षा में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं एक बात बता दूं, परीक्षा जो होने वाली है वो 25 जून से पूर्व ही होगा। आचार संहिता 4 जून को काउंटिंग समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगा, वोटों की गिनती, और उसके बाद परीक्षा कभी भी किसी भी तिथि को ली जा सकती है। तो आइए देखें कि व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत जैविक निर्धारक निम्न में से कौन सा है। जैविक निर्धारक अभी चर्चा कर रहे थे, तो वो है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना के अंतर्गत क्या क्या आएगा? शरीर की लंबाई, वजन, मुखाकृति, है ना। शारीरिक स्वास्थ्य दूसरा है इसका, कि शरीर का स्वास्थ्य कैसा है, वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, किसी रोग से ग्रसित है या वह निरोग है। शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां, देखिए इसके अंतर्गत शरीर में बहुत सारा ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिसको कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। चाहे वो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि हो, थायराइड ग्रंथि हो, अग्न्याशय हो, है ना, आपका पाराथायराइड हो, थायराइड ग्रंथि हो, जनन ग्रंथि हो, स्नायु तंत्रिका हो, इन सबों से क्या होता है? हार्मोन का स्राव होता है, एक रसायन का स्राव होता है जो डक्टलेस होता है। ये इसमें किसी प्रकार का कोई डक्ट, किसी प्रकार का कोई वाहिनी, नली नहीं होता है, नलिका विहीन होती है। और ये क्या करता है? डायरेक्ट रसायन यानी हार्मोन का स्राव किसमें करता है? ब्लड में करता है। किसमें करता है? ब्लड में करता है, रक्त में करता है। और ये रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है, और वहां जाकर के ये क्या करता है? शरीर का नियंत्रण और समन्वय करने का काम करता है। वृद्धि, विकास और फिर उसको अवरुद्ध करने का भी काम करता है, नियंत्रण और समन्वय, है ना। तो अब है कि एक ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, और इससे क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन GH, वृद्धि हार्मोन जिसको बोलते हैं, उसका स्राव होता है। अगर वो उचित मात्रा में उसका अगर स्राव हुआ तब तो शरीर का विकास सही तरीके से होता है। अधिक मात्रा में हो गया तब तो फिर शरीर जो है बहुत लंबा चौड़ा दिखता है, बहुत कम मात्रा में होता है तो वह बौना हो जाता है। तो इस तरह से ये जैविक निर्धारक हैं व्यक्तित्व विकास के। आइए आगे है कि व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी निर्धारक निम्न में से कौन सा है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक निर्धारक, सांस्कृतिक निर्धारक, आर्थिक निर्धारक या फिर उपरोक्त तीनों। तो सही जवाब होगा उपरोक्त तीनों। कि है क्या कि व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी जो निर्धारक हैं उसके अंतर्गत सामाजिक निर्धारक, और सामाजिक निर्धारक यानी परिवार, माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस, ये सभी का जो है व्यक्तित्व विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सांस्कृतिक निर्धारक, संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति से जो व्यक्तित्व का विकास होता है, धर्म और आचरण से जो व्यक्तित्व का विकास होता है। आर्थिक निर्धारक, अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित, जो धनी वर्ग के लोग हैं, जो हर तरह से संपन्न हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो देखने से ही पता चल जाता है कि ये कोई संपन्न घराने का व्यक्ति है, ये हर तरह से संपन्न है। खास करके अर्थ की दृष्टि से गरीब को देख करके ही पता चल जाता है कि ये गरीबी की मार झेल रहा है, और इनके अंतर्गत वो जो व्यक्तित्व है वो गरीबी वाला है।
आइए आगे देखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या देखें कि व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी निर्धारक तीनों हो गया, सामाजिक निर्धारक, सांस्कृतिक निर्धारक, आर्थिक निर्धारक, यानी उपरोक्त तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। क्या है? पहला कि आकर्षक बच्चे, जो बच्चे शरीर से सुंदर, मुखाकृति आकर्षक, सुंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व का धनी, अच्छे व्यक्तित्व। तो आकर्षक बच्चे परिवार के सदस्यों के बीच, विद्यालय में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच अधिक लोकप्रिय होते हैं। जो सुंदर लगता है, विचार से सुंदर, शरीर से सुंदर, चेहरा से सुंदर, तो परिवार में भी उस बच्चे का को जो है पॉपुलर होता है, लोकप्रिय होता है। सिंपल भाषा में कहिए कि उसको सभी लोग मानते हैं, है ना। इसके बाद है कि जो आकर्षक बच्चे हैं वो अधिक अनुमोदित किए जाते हैं। क्या है? अनुमोदित किए जाते हैं, यानी प्रशंसित किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं। वो जो है प्रसन्न होता है, खुश रहता है, सब लोग उसको पसंद करते हैं। अनुमोदन से आत्म प्रत्यय पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब बच्चे को आप स्वीकारते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो बच्चा क्या होता है? खुश होता है और उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि सही जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। सभी कथन सही हैं। क्या? आकर्षक बच्चे, आकर्षक कहने का मतलब व्यक्तित्व के धनी बच्चे परिवार के सदस्यों के बीच, विद्यालय में अध्यापकों के बीच, विद्यार्थियों के बीच अधिक लोकप्रिय होते हैं। आकर्षक बच्चे यानी कि व्यक्तित्व के धनी जो होते हैं अधिक अनुमोदित किए जाते हैं, और अनुमोदन बच्चे के आत्म प्रत्यय पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथि, कौन सा ग्लैंड क्या करता है? पूरे शरीर के विकास को निर्धारित करता है। वो एड्रिनल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। क्या होगा? पीयूष ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, और इसी को मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कारण ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। ये कहां होता है? कपाल की स्फेनाइड हड्डी में होता है। ये जो पोजीशन छू रहे हैं वहीं होता है। और इससे वृद्धि हार्मोन, जिस पर अभी चर्चा कर रहे थे, है ना, इसके अलावे और बहुत सारा हार्मोन का स्राव ये करता है, लेकिन वृद्धि हार्मोन यहां पर हम लोगों को ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स का ये स्राव करता है, जिससे शरीर का क्या होता है? विकास निर्भर करता है। अधिक मात्रा में किया, जो अभी चर्चा कर रहे थे, तो शरीर बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। कम मात्रा में हुआ तो बौना हो रह जाता है, और जितना होना चाहिए समान स्तर पर, तो शरीर का विकास सही तरीके से होता है, और व्यक्तित्व जो है वो इस पर निर्भर करता है। तो वही कह रहे हैं कि क्या है कि कौन सा ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पूरे शरीर के विकास को क्या करता है? निर्धारित करने का काम करता है। चलिए आगे है कि बच्चे के जन्म के बाद उसके सामाजिकरण में सबसे पहली और महत्वपूर्ण भूमिका
निम्न में से किसकी होती है? परिवार, समाज, आस पड़ोस, विद्यालय। अब देखिए, जन्म के बाद जो समाजीकरण होता है, जो भी उसमें ज्ञानार्जन होता है, जो भी वो अनुभव ग्रहण करता है, बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं, पहला कहां जन्म होता है, वह कहां रहता है? परिवार में। इसलिए सही आंसर होगा परिवार। क्या होगा? परिवार। बच्चे के जन्म के बाद उसके समाजीकरण में सबसे पहली और महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की होती है। परिवार में माता पिता के आपसी संबंध कैसा है, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है, इन सब सारी चीजों पर निर्भर करता है बच्चे का समाजीकरण, यानी कि बच्चे का ज्ञान अर्जन, बच्चे का अनुभव। बच्चा समाज से जो जुड़ना प्रारंभ करता है वो परिवार से ही, तब बाहर बाद में निकलता है तो पड़ोस से, और फिर जब वह विद्यालय जाने लगता है तब पूरी तरह से उसमें क्या होता है? औपचारिक शिक्षा का ग्रहण करना प्रारंभ करता है, यानी कि उसमें समाजीकरण आता है। आगे है कि छोटे बच्चे परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ क्या करके अपना अलग अस्तित्व बनाने का प्रयास करते हैं? तादात्मीकरण, अनुकरण, उपरोक्त दोनों। तो तादात्मीकरण भी करता है। तादात्मीकरण का मतलब क्या होता है? कि व्यक्तियों के द्वारा अपना जो गुण उसके अंदर है उसको वह भुला जाता है, और दूसरों में जो गुण है और अवगुण है दोनों को अनुकरण करता है। उसी को क्या कहते हैं? तादात्मीकरण। देखते होंगे परिवार में कभी बड़े कुछ गलत करते हैं, जैसे शराब ही पीते हैं या और कुछ, उनको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं तो बच्चे से छिपा करके करते हैं। कारण बच्चे में तादात्मीकरण का गुण होता है और उससे उस बच्चे का व्यक्तित्व पर क्या होता है? असर पड़ता है। फिर है अनुकरण करना, देख करके सीखना, और जैसे वयस्क करते हैं, उसके वरिष्ठ जन करते हैं, घर में बुजुर्ग करते हैं, उनके माता पिता करते हैं, वो ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी अनुकरण करके क्या करते हैं? अपना व्यक्तित्व का विकास करते हैं, अपना अलग अस्तित्व बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। अब है कि छोटे बच्चे परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ तादात्मीकरण करके और अनुकरण करके अपना अलग अस्तित्व बनाने का प्रयास करते हैं। आगे है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करें। बालक माता पिता के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों से अंतःक्रिया करता है। सच बात है, बिल्कुल सही है कि बालक माता पिता के अलावे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनसे अंतःक्रिया करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे अनुभव लेते हैं, उनका तादात्मीकरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। यदि अगला जो है, माता पिता के अलावा परिवार के अन्य सदस्य बालक के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से बालक के शील गुणों में धनात्मक वृद्धि होती है। बिल्कुल ही सही है, उसमें शील गुण की वृद्धि होती है। बालक परिवार में रहकर उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक आदि मान्यताओं को सीख लेता है, जो उसके व्यक्तित्व विकास को निर्धारित करते हैं। ये भी सही है, यानी कि सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त जो तीनों कथन है वो बिल्कुल ही सत्य है।
चलिए आगे है कि निम्न में से किनके अनुसार सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता के कारण लोगों के आचार विचार में भी भिन्नता आती है। क्या है कि सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता के कारण लोगों के आचार विचार में भी भिन्नता आती है। जिस संस्कृति की जैसी मान्यता तथा विचारधारा होगी उसमें पोषित लोगों में उसी प्रकार की गुणों का विकास होगा, है ना। ये जीन पियाजे महोदय ने कहा, ब्रूनर ने कहा, सिगमंड फ्राइड ने कहा, क्रचफील्ड बैलेसी 1962 में कहा गया। कौन सा सही है? तो सही जवाब होगा डी नंबर। क्रचफील्ड तथा बैलेसी ने यह विचार दिया 1962 ईस्वी में। आगे है, अब देखिए कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जो है अलग अलग आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया। शारीरिक गुणों के आधार पर क्रेसमर जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार निम्न में से कौन सा है, यानी कि शारीरिक गुणों के आधार पर जो क्रेसमर महोदय ने इसको अलग अलग भागों में बांटा है, कौन सा प्रकार है? पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। पहला जो इन्होंने प्रकार बताया वो पिकनिक। पिकनिक यहां मत समझ लीजिएगा कि हम लोग पिकनिक मनाने जो जाते हैं स्पॉट, पिकनिक स्पॉट पर, वो नहीं है। पिकनिक शारीरिक गुणों के आधार पर, पिकनिक छोटा कद, छोटा गर्दन, है ना, समाज से युक्त, सामाजिकता जिसमें हो, खुशनुमा माहौल में रहने का जो आदी होता है, वैसे लोगों को, वैसे व्यक्तित्व वाले को पिकनिक कहा जाता है, पिकनिक के अंतर्गत रखता है। अब है एस्थेनिक, जो कि शरीर जिसका लंबा हो, पतला हो, वैसे व्यक्तित्व वाले को एस्थेनिक कहते हैं। एथलेटिक, एथलेटिक खेल से रिलेटेड है। एथलेटिक्स में कौन जाता है? दुबला पतला, जिसका मांसपेशी गठीला शरीर हो, शरीर से मजबूत हो, वैसे को एथलेटिक के अंतर्गत रखा जाता है। और इन तीनों का मिला जुला जो गुण है वो जो होता है उसको डिस्प्लास्टिक कहते हैं। यानी कि शारीरिक गुण जो है, गुण के आधार पर जो क्रेसमर महोदय ने व्यक्तित्व के प्रकार को जो बताया है वो 4 प्रकार के, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक। चलिए आगे है कि शरीर गठन के आधार पर सेल्डन महोदय ने 1940 ईस्वी में व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार बताए हैं और वो इनमें से कौन सा है? एंडोमॉर्फ या विसरोटोनिया, मेसोमॉर्फ या सोमेटोटोनिया, एक्टोमॉर्फ या सेरिब्रोटोनिया या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सेल्डन महोदय ने 1940 ईस्वी में शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। 3 प्रकार हैं, वो है एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ को ही सेल्डन महोदय ने विसरोटोनिया कहा है। मेसोमॉर्फ को सेल्डन महोदय ने सोमेटोटोनिया कहा है। एक्टोमॉर्फ को सेल्डन महोदय ने सेरिब्रोटोनिया
टोनिया कहा है। इसलिए ये तीनों है, आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे है कि मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार इनमें से कौन कौन हैं, और मनोवैज्ञानिक गुण के आधार पर युंग, आइजेंक, गिलफोर्ड महोदय ने इसको वर्गीकृत करने का काम किया, और कौन कौन सा वर्ग है, कौन कौन सा प्रकार है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका प्रकार बहिर्मुखी भी है, अंतर्मुखी भी है, इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों, है ना। युंग और गिलफोर्ड महोदय ने जो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व दो प्रकार के कहे हैं, एक बहिर्मुखी और दूसरा अंतर्मुखी। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्यक्तित्व का जो शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कौन थे शील गुण सिद्धांत, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑलपोर्ट, गिलफोर्ड, सेल्डन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑलपोर्ट महोदय ने क्या किया, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए आगे है कि व्यक्तित्व का, पहले तो हम लोगों ने क्या देखा कि व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व की परिभाषा किस प्रकार से दी गई विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। फिर हम लोगों ने देखा कि व्यक्तित्व का आयाम, फिर देखा व्यक्तित्व का प्रकार, और अब हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं कि व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार से होता है। तो व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधि निम्न में से कौन सा है? तो वो है, कौन कौन है? तो व्यक्तित्व आविष्कारिका, प्रक्षेपण विधियां, प्रेक्षण विधियां, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहां पर होगा आंसर उपरोक्त सभी, क्योंकि व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं वो पहली विधि है व्यक्तित्व आविष्कारिका, दूसरा है प्रक्षेपण विधियां, तीसरा है प्रेक्षण विधियां। आइए अब सबके विषय में फिर हम लोग जानकारी लेते हैं। प्रक्षेपण विधियां के प्रकार निम्न में से कौन सा है? शब्द साहचर्य, रोसार्क परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रक्षेपण विधियां जो है वो चार प्रकार की होती है। पहला है शब्द साहचर्य, जिसका की खोज या कहिए प्रतिपादन या इस विधि को किसने प्रस्तुत किया? तो वो है युंग महोदय ने किया 1904 ईस्वी में। रोसार्क परीक्षण हरमन रोरसा के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। विषय आत्मबोध परीक्षण मरे मोर्गन के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। वाक्य पूर्ति परीक्षण रोहडे हाइड्रेथ यानी 1940 ईस्वी में किया गया, है ना। तो ये उपरोक्त सभी आंसर है। अब यहां पर देखिए प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है, बीपीएससी कैसे प्रश्न करता है। तो यहां पर आपको शब्द साहचर्य एक तरफ से दे देगा और इधर से जो भी ये प्रक्षेपण विधियां का जो प्रकार है और उसको किसने किया ये भी आपको दे देगा, और उसके बाद फिर इस पर आधारित आपको विकल्प देगा और उसका चयन करना है। तो यहां पर याद रखना है कि शब्द साहचर्य युंग महोदय ने 1904 ईस्वी में इसका ये विधि का सामने लाया। फिर रोसार्क परीक्षण हरमन रोरसा के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। विषय आत्मबोध परीक्षण मरे मोर्गन 1935 ईस्वी में दिया था। वाक्य पूर्ति परीक्षण रोहडे हाइड्रेथ 1940 ईस्वी में दिया। इसको याद रखना है, इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो प्रश्न होगा
वो अपने आप में भारी प्रश्न होगा। चलिए आगे है कि प्रेक्षण विधियां के अंतर्गत परीक्षण विधि निम्न में से कौन सा है? रेटिंग मापनी, साक्षात्कार विधि, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेक्षण विधियां के अंतर्गत दो परीक्षण विधि आता है, एक रेटिंग मापनी और दूसरा साक्षात्कार विधि, यानी कि आंसर होगा उपरोक्त दोनों। उसमें रेटिंग किया जाता है और इसमें साक्षात्कार आमने सामने हाँ ना में प्रश्न रहता है। आगे है कि किस अवस्था में बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य बड़ों की छत्र छाया से अपने आप को मुक्त कर स्वतंत्र रूप से अपने आयु के बालकों के साथ खेलना चाहते हैं। वो है उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर देखिए, उत्तर बाल्यावस्था का जो उम्र होता है वो 6 से 12 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 या 19 वर्ष, है ना। अब देखिए कि किस उम्र में बच्चे क्या होते हैं, किस अवस्था में बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य बड़ों की छत्र छाया से अपने आप को मुक्त करके, फ्री होकर के स्वतंत्र रूप से अपने आयु के बालकों के साथ खेलना चाहते हैं एक ग्रुप में। कब खेलना चाहता है? 2 से 6 वर्ष में तो वो घर में रहता है, विद्यालय नहीं जाता है, 6 वर्ष में प्रारंभ ही करता है। किशोरावस्था 12 से 18-19, ये तो इससे भी ऊपर हो गया। इसलिए सही जवाब होगा पहली बार उत्तर बाल्यावस्था में, यानी जब बच्चे की आयु 6 से 12 वर्ष की होती है, उस आयु में बच्चे अपने आप को माता पिता से मुक्त होकर के, फ्री होकर के अपने हम उम्र के साथ, अपने उम्र के बच्चों के साथ वह खेलना पसंद करता है, उसके साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि वह पहली बार इसी उम्र में विद्यालय जाता है, परिवार को छोड़ता है, यानी कि उसका जो औपचारिक शिक्षण, औपचारिक समाजीकरण जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। बच्चे परिवार से बाहर निकलते हैं और समाज से जुड़ते हैं, वस्तुओं और व्यक्तियों की तुलना करना प्रारंभ करते हैं, हर तरह के लोगों से उसका जुड़ाव होता है, हर तरह के वस्तुओं से उसका मिलन होता है। तो उत्तर बाल्यावस्था इसका आंसर होगा। चलिए आगे है कि सामाजिक विकास के माध्यम से बच्चा किन गुणों को सीखता है। देखिए, सामाजिक विकास जो होता है, अभी हम लोग चर्चा उस पर कर रहे थे कि सामाजिक विकास जो प्रारंभ होता है वो जन्म के बाद माता पिता से, परिवार के अन्य सदस्यों से, अपने पड़ोस के लोगों से, और फिर जब वह विद्यालय जाना शुरू करता है तो विद्यालय में शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, समाज के सभी लोगों से उसका जुड़ाव होता है। अब यहां पर है कि सामाजिक विकास के माध्यम से बच्चा किन गुणों को सीखता है। जब बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं, समाज से जुड़ते हैं, समाज के लोगों से जुड़ते हैं, समाज में जो उपस्थित वस्तु है उसको छूते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो कौन सा गुण का विकास होता है? तो दूसरों का दृष्टिकोण क्या है, दूसरे का दृष्टिकोण कैसा है, दूसरे का सोच कैसा है, दूसरे का मानना कैसा है, दूसरे का अवधारणा कैसी है, दूसरों का स्वभाव कैसा है, सोच या सहयोग करने की जो भावना है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना। जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं या कहीं सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो वह अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। बच्चे विद्यालय में ही खाना ही लेते हैं या वो नल पर जाकर के हाथ धोते हैं, थाली धोते हैं, पानी ही पीते हैं, तो वो पंक्तिबद्ध होकर के, कतारबद्ध होकर के
अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अन्य लोगों और वस्तुओं का सम्मान करना, यानी कि ये सभी गुणों को बच्चे सीखते हैं। उपरोक्त सभी आंसर होगा, है ना, कि सामाजिक विकास के माध्यम से बच्चों में कौन सा गुण आता है, कौन से गुणों को वह सीखता है। तो दूसरों के दृष्टिकोण को सीखता है, स्वभाव उसका गुण आता है, सोच और सहयोग की भावना का विकास होता है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है, अन्य लोगों को और वस्तुओं का वह सम्मान करने के लिए सीखता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि निम्न में से बच्चों के सामाजिकता को निम्न में से कौन प्रभावित करता है। बच्चों का जो सामाजिकता है, बच्चे जो समाज से गुण सीखते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो घर के पिछले अनुभव द्वारा, अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं को खोजने में विकसित विकास द्वारा, स्वावलंबन द्वारा या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। कारण है कि बच्चों के सामाजिकता को जो प्रभावित करते हैं वो घर के पिछले अनुभव द्वारा। बच्चे जब पहली बार घर को छोड़ते हैं, यानी उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है, तब वो घर में क्या अनुभव अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, वयस्कों से क्या अनुभव लिया, अपने इर्द गिर्द जो वस्तु हैं उसको खोजने में वह कितना अपने आप को विकसित कर पाया, और स्वावलंबन द्वारा जो है उसका जो है सामाजिकता प्रभावित होता है। आगे है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यक्तित्व से ही रिलेटेड है। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा है। मनोसामाजिक सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने लाया। एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, गिलफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले यह प्रश्न भी आई है, इसको नोट करिए। तो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक एरिक एरिक्सन महोदय थे, जिनका जन्म 1930 ईस्वी में और मृत्यु 1994 ईस्वी में हुआ। तो एरिक एरिक्सन महोदय के द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। एरिक एरिक्सन महोदय मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक भी थे। अगला प्रश्न है कि एरिक एरिक्सन का जन्म कहां हुआ था। जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस। तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। आगे है कि मनोसामाजिक सिद्धांत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मनोसामाजिक सिद्धांत जो एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उससे संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। यानी मनोसामाजिक सिद्धांत से जुड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें से क्या है, उसको छांट करके निकालना है। तो व्यक्ति को जन्म के बाद 8 मनोवैज्ञानिक अवस्था से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल सही है। ये एरिक एरिक्सन महोदय ने मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत कहा कि व्यक्ति को जन्म के बाद 8 मनोवैज्ञानिक अवस्था से गुजरना पड़ता है। अभी हम लोग देखेंगे कि वो 8 अवस्था क्या है, उसका क्या नाम है और उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। प्रत्येक अवस्था में लक्ष्य, समस्या और उपलब्धियों के साथ विकासात्मक संकट का सामना करना पड़ता है। यानी कि यह भी सही है। प्रत्येक अवस्था में 8 अवस्था क्या क्या है उसको भी देखेंगे। हर अवस्था में लक्ष्य, समस्या, उपलब्धि के साथ विकासात्मक संकट का सामना करना पड़ता है।
बालकों को प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, सकारात्मक विकास एवं संभावित अवस्था और संभावित और स्वस्थ विकल्प के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह भी सही है। क्या है कि बालकों को प्रत्येक अवस्था में, 8 अवस्था की बात हो रही है, सकारात्मक विकास और संभावित और स्वस्थ विकल्प के बीच संघर्ष करना पड़ता है ना। यानी उपरोक्त सभी, ये आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीनों जो कथन है वो मनोसामाजिक सिद्धांत के संदर्भ में बिल्कुल सही है, जिसका प्रतिपादन एरिक एरिक्सन महोदय ने किया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वो 8 अवस्था है क्या क्या। एरिक एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत जो दिया गया उसमें उल्लिखित अवस्था निम्न में से कौन सा है। तो 8 अवस्था अभी चर्चा किए थे। पहला अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा जो अवस्था है वो है स्वतंत्रता बनाम लज्जा। तीसरा है पहल बनाम अपराध बोध। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता। पांचवा है पहचान बनाम पहचान भ्रम। छठा है घनिष्ठता बनाम अलगाव। सातवां है उत्पादकता बनाम ठहराव। और आठवां और अंतिम है संपूर्णता बनाम निराशा। यानी कि सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। यही 8 अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है ना। ये किनका कहना है, एरिक एरिक्सन महोदय का। मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत 8 अवस्थाएं एरिक एरिक्सन महोदय के द्वारा कहा गया है और बांटा गया है उसको। आइए और देखते हैं आगे इससे जुड़ी हुई बातों को। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत के किस अवस्था के लिए कहा है। अब 8 अवस्था में से कौन अवस्था में ये बात उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के माता पिता तथा अन्य से देख रेख करने वाले व्यक्तियों से अगर उचित स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, देखभाल किया जाता है ना, तो उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। अगर उचित देखभाल नहीं किया गया, उचित स्नेह और प्यार नहीं मिला, तो उस स्थिति में अविश्वास का भाव विकसित होता है। ये एरिक्सन महोदय ने किस अवस्था के विषय में कहा है। पहला अवस्था जो विश्वास बनाम अविश्वास है, स्वतंत्रता बनाम लज्जा है, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये पहला जो इसका अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, जिसमें 6वां अवस्था कब कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक का जो अवस्था है उसको 6वां अवस्था कहते हैं। और इसी 6वां अवस्था को जो बांटा है एरिक्सन महोदय ने, उसका नाम दिया विश्वास बनाम अविश्वास। इस समय बच्चे को पूरा विश्वास रहता है, अपने माता पिता को वह पसंद करता है, और अगर माता पिता तथा अन्य जो देख रेख करने वाले व्यक्ति है उससे अगर बच्चों को उचित स्नेह मिला, प्यार मिला, देखभाल अगर किया गया, तो बच्चों में विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास विकसित होता है। अगर सही तरीके से उचित प्यार, उचित स्नेह और देखभाल अगर नहीं किया जाता है, बच्चों को चिल्लाने छोड़ दिया जाता है, रोने छोड़ दिया जाता है, उसका केयर नहीं करता है, सही तरह से उसका पालन पोषण, भरण पोषण, देखभाल अगर नहीं किया जाता है, तो बच्चों में अविश्वास का भाव विकसित हो जाता है। ये एरिक्सन महोदय ने पहला अवस्था जो निर्धारण किया विश्वास बनाम अविश्वास का, जो 6वां काल में, 6वां अवस्था में जन्म से 2 वर्ष तक की
अवस्था को कहा है। चलिए आगे है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके 8 अवस्था के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हर अवस्था की क्या विशेषता है, उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके समक्ष है, उसको समझने और देखने का प्रयास करिए। तो मनोसामाजिक सिद्धांत के किस अवस्था में कहा गया है, क्या कहा गया है कि यदि माता पिता बच्चे से बहुत अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं और वह जल्दी या देर से काम करता है, उन पर खास एहतियात रखते हैं, ध्यान रखते हैं, बच्चे में अपने ऊपर संदेह या लज्जा की भावना विकसित हो सकती है। उनको लगता है कि बच्चा जल्दी नहीं काम कर रहा है, देर से काम कर रहा है, इस तरह की भावना। कौन सी अवस्था है? स्वतंत्रता बनाम लज्जा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, पहल बनाम अपराध, मध्य बाल्यावस्था, परिश्रम बनाम हीनता, उत्तर बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा स्वतंत्रता बनाम लज्जा, यानी दूसरी अवस्था जो है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसको कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो आयु होती है, इसको कहा जाता है। और इस उम्र के बच्चे क्या करते हैं? अपने से शौच क्रिया करना शुरू करते हैं, मूत्र त्याग, मल त्याग। बच्चा अपने से वो तैयार होने लगता है स्कूल जाने के लिए, अपना काम स्वतः अपने से करने लगता है। लेकिन इस अवस्था में अगर उनके माता पिता बहुत अपेक्षा रखने लगते हैं, जल्दी या देर से काम करता है, इस तरह से उन पर, बच्चों पर आरोप अगर लगाना शुरू करते हैं, तो बच्चे क्या होता है? संदेह या लज्जा की भावना विकसित होती है। और संदेह या लज्जा की भावना देखिए किसमें है, संदेह या लज्जा किसमें है? आंसर उसको करेंगे, एक एक वर्ड को पकड़ेंगे और उससे हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए आगे है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के किस अवस्था में कहा गया है कि यदि माता पिता या शिक्षक बच्चों को निरुत्साहित करते हैं, हतोत्साहित करते हैं और उनका उपहास करते हैं, तो बच्चों में अपराध बोध की भावना विकसित होती है। अपराध बोध। अब देखिए इसमें पहल बनाम अपराध, परिश्रम बनाम हीनता, स्वतंत्रता बनाम लज्जा, इनमें से कोई नहीं। यहां देखिए अपराध है और इसमें भी अपराध है। खोजिए अपराध, देखिए इसमें है, तो आंसर होगा ए नंबर, पहल बनाम अपराध, मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था यानी 4 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे अपराध करने लगते हैं, गलतियां करना शुरू कर देता है। अगर आप उसको निरुत्साहित करते हैं, हतोत्साहित कर देते हैं, उसको अगर अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो उसका आत्म प्रत्यय का विकास नहीं होगा। और जब आत्म प्रत्यय का जब विकास नहीं होगा, उसमें हीनता का भाव आ जाएगा और वो अपराध करना शुरू कर देता है, अपने साथियों को मारना पीटना शुरू कर देता है। तो क्या बता रहे थे कि यदि माता पिता शिक्षक बच्चों को निरुत्साहित करते हैं और उनका उपहास करते हैं, तो बच्चों में अपराध बोध की भावना विकसित हो जाती है। इसलिए उसे उत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। आगे है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत है ना, किस अवस्था में यह कहा गया है कि यदि बच्चा प्रत्याशित निपुणता प्राप्त नहीं कर सकता या बड़ों की आशाएं पूरी करने में असमर्थ रहता है, तो वह हीन भावना विकसित कर लेता है। बच्चा यह अनुभव करने लगता है कि वह जो कुछ भी करते हैं सदा गलत ही करते हैं। क्या होगा?
परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम पहचान भ्रम, पहल बनाम भ्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या होगा? यहां पर देखिए हम घेर दिए हैं हीन भावना यानी हीनता। तो हीनता देखिए किसमें है? परिश्रम बनाम हीनता। सही आंसर होगा परिश्रम बनाम हीनता। यहां से ही आपको खोज लेना है आंसर। क्या है कि यदि बच्चा प्रत्याशित निपुणता प्राप्त नहीं कर सकता है, जितना आशा है उस हिसाब से वह नहीं सीख सकता है, तो अभिभावक या हम शिक्षक उसको क्या करते हैं? हीन भावना क्या करते हैं? बड़ों की आशाएं वो पूरी करने में अगर असमर्थ रहता है तो वह हीन भावना विकसित कर लेता है। बच्चा यह अनुभव करने लगता है कि वह जो भी कुछ कर रहा है वो सदा गलत ही होगा। इसलिए बच्चा अगर गलत भी करता है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए, अच्छा करना शुरू कर देगा। ये है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था कब होता है? 6 से 12 वर्ष की आयु। चलिए, इसके बाद है कि किस अवस्था में यह ज्ञात होता है। यह ज्ञात करना कि एक सामान्य बात है कि बच्चे भिन्न भिन्न, यहां देखिए भिन्न होगा, गलत प्रिंट हो गया है ना, भिन्न भिन्न समूहों या टोलियों के सदस्य हो जाते हैं। उनका मुख्य मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? पहचान प्राप्त करना है। अब देखिए इसमें पहचान बनाम पहचान भ्रम, परिश्रम बनाम हीनता, पहल बनाम अपराध, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा पहचान है। देखिए यहां भी पहचान है, तो सही आंसर क्या होगा? पहचान बनाम पहचान भ्रम, जो किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में अपना पहचान बनाने के लिए 18 या 19 वर्ष, ये जो आयु होता है वो किशोरावस्था का है। और किशोरावस्था में बच्चा अपना पहचान बनाना चाहता है कि हम कौन हैं, हमारा क्या अस्तित्व है, इस तरह का वो प्रश्न करता है ना। तो ये सही जवाब होगा पहचान बनाम पहचान भ्रम। आपको एक ट्रिक भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आप 8 अवस्था में से अगर प्रश्न रहेगा तो किस प्रकार से हम उसकी पहचान करेंगे, खोजेंगे आंसर। देखिए अगला है कि कौन सी अवस्था आरंभिक वयस्का अवस्था है, जिसमें व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध या धनात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशन जिसको बोलते हैं, धनात्मक या घनात्मक एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, संबंध स्थापित करता है। अब देखिए घनात्मक संबंध है, अब इसमें घनिष्ठता बनाम अलगाव, उत्पादकता बनाम ठहराव, संपूर्णता बनाम निराशा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहां घनात्मक है और यहां घनिष्ठता है, तो आंसर क्या होगा? घनिष्ठता बनाम अलगाव, जो नव यौवन जिसको बोलते हैं, नया नया जो युवा अवस्था को प्राप्त करता है, किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था है ना। तो कौन सी अवस्था में आरंभिक वयस्का अवस्था है? तो शुरुआत वयस्क कब कहते हैं? किशोरावस्था के बाद, 18 या 19 के बाद, 18 वर्ष के बाद, जिसमें व्यक्ति दूसरों के साथ घनात्मक संबंध स्थापित करता है। घनात्मक संबंध, घनात्मक यानी घनिष्ठता, देख लीजिए आराम से इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से खोज लेंगे कि 8 अवस्था में किस अवस्था के बारे में कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति में उत्पादकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती है? व्यक्ति में उत्पादकता की चिंता उत्पन्न नहीं होता है, उसमें ठहराव उत्पन्न होता है। व्यक्ति में यह भाव उत्पन्न होता है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं कर सके। कब?
कौन सी अवस्था है? उत्पादकता बनाम ठहराव, संपूर्णता बनाम निराशा, वृद्धावस्था, पहचान बनाम पहचान भ्रम, किशोरावस्था, या इनमें से कोई नहीं। कब वह इस चीज को पश्चाताप करता है? जब उसकी आयु समाप्त हो जाती है, कुछ करने की स्थिति में जब नहीं रहता है, यानी प्रौढ़ावस्था में। ठहराव और उत्पादकता हम पहले ही घेर दिए थे, आंसर होगा उत्पादकता बनाम ठहराव प्रौढ़ावस्था में, जब सीखने का उम्र उसका समाप्त हो जाता है ना। तो किस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति में उत्पादकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती है, उसमें ठहराव उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति में यह भाव उत्पन्न होता है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं कर सके। ये आपका उत्पादकता बनाम ठहराव, जिसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं, ये 7वां अवस्था है। चलिए अंतिम आते हैं हम लोग 8वां अवस्था की और अंतिम अवस्था। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था है जो वृद्धावस्था से आरंभ होकर मृत्यु तक की जो अवधि होती है उसमें सम्मिलित होती है? संपूर्णता बनाम निराशा, वृद्धावस्था, उत्पादकता बनाम ठहराव प्रौढ़ावस्था, घनिष्ठता बनाम अलगाव नवयौवन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां वृद्धावस्था को पहले ही हमने घेर दिया और यहां देखिए वृद्धावस्था है, इसलिए आंसर होगा संपूर्णता बनाम निराशा, या जो कि वृद्धा अवस्था है। और 8वां अवस्था है, एरिक्सन महोदय ने जो मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया और उसमें जो 8 सिद्धांत की बात किया, वो 8वां सिद्धांत है। 8वां जो अवस्था है वो संपूर्णता बनाम निराशा है, जो वृद्धा अवस्था में होता है। अंतिम अवस्था में है वो वृद्धा अवस्था से आरंभ होकर, वृद्धा अवस्था कब कहते हैं? जब आयु 60 वर्ष या उससे ऊपर हो जाता है, जब हम लोग रिटायर्ड कर जाते हैं, और उसके बाद मृत्यु तक की अवस्था को वृद्धा अवस्था कहते हैं। चलिए आगे है कि विश्वास बनाम अविश्वास। पहला जो अवस्था है शैशवा अवस्था, 0 से जन्म से 2 वर्ष की जो आयु की अवस्था है, इसका अर्जित अहम कौशल निम्न में से कौन सा है? आशा, इच्छा शक्ति, उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। इसका जो अर्जित इस अवस्था का पहला जो अवस्था है, इसका अर्जित अहम कौशल वो आशा है। चलिए आगे है कि स्वतंत्रता बनाम लज्जा। प्रारंभिक बाल्यावस्था और इसकी दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में अर्जित अहम कौशल क्या है? इच्छा शक्ति, उद्देश्य, सामर्थ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इच्छा शक्ति। चलिए तीसरा जो अवस्था है, पहल बनाम अपराध बोध। मध्य बाल्यावस्था की अवस्था का अर्जित अहम कौशल क्या है? उद्देश्य, सामर्थ्यता, निष्ठा, प्रेम। तो सही जवाब होगा उद्देश्य, ये याद रखना है। परिश्रम बनाम हीनता। उत्तर बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था क्या होता है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था का जो अर्जित अहम कौशल है वो क्या है? सामर्थ्यता, निष्ठा, प्रेम, आशा। तो सही आंसर होगा सामर्थ्यता। आगे है कि पहचान बनाम पहचान भ्रम, जो कि किशोरावस्था है। और किशोरावस्था कब होता है? 12 से 18 या 19 वर्ष की जो अवस्था है। इसमें अर्जित अहम कौशल क्या है? निष्ठा या विश्वास, प्रेम, देखभाल, आशा। तो सही होगा निष्ठा या विश्वास।
अब आइए घनिष्ठता बनाम अलगाव नव यौवन अवस्था में अर्जित अहम कौशल क्या है? तो नव यौवन अवस्था में क्या लोग करते हैं? प्रेम, देखभाल, प्रज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो वह प्रेम करता है, यानी अर्जित अहम कौशल क्या है? प्रेम। उत्पादकता बनाम ठहराव प्रौढ़ा अवस्था की बात कर रहे हैं। 7वां अवस्था है। इस अवस्था का अर्जित अहम कौशल है। ये क्या है? देखभाल, प्रेम, उद्देश्य, आशा। तो देखभाल। जब प्रौढ़ावस्था में आदमी चला जाता है तो वह क्या अहम कौशल सीखता है? देखभाल करना। आगे है संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्ण भी हो जाता है और निराशा का भी भाव आ जाता है कि अब हम वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए हैं, 8वां अवस्था। और इसमें अहम अर्जित कौशल क्या है? अहम अर्जित कौशल क्या है? प्रज्ञा, प्रेम, आशा, उद्देश्य। तो वो है प्रज्ञा। आगे है कि विश्वास बनाम अविश्वास। शैशवा अवस्था की बात हो रही है ना? उसका क्राइड स्टेज क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास जो शैशवा अवस्था है उसका क्राइड स्टेज क्या है? मुखावस्था, गुदावस्था, लिंगी अवस्था, गुप्तावस्था। तो उस समय मुखा अवस्था ही है। वह रोता है, रोने से ही, चिल्लाने से ही, यानी मुख से ही वो इंगित करता है उसको क्या चाहिए। वह हर्ष में है, विषाद में है, उसको भूख लगी है, दूध चाहिए, पानी चाहिए, जो भी है। तो इसलिए उसका जो क्राइड स्टेज है वो मुखावस्था है। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता बनाम लज्जा। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 2 से 6 वर्ष। इस अवस्था का क्राइड स्टेज क्या है? तो गुदावस्था, मुखावस्था, लिंगी अवस्था या गुप्तावस्था। तो गुदा अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे मूत्र त्याग, मल त्याग करना प्रारंभ कर देता है अपने से। नहाना सीख लेता है अपने से। कपड़ा पहनना मैंने तैयार होना सीख लेता है अपने से। इसलिए उसको गुदा अवस्था कहते हैं, इसका क्राइड स्टेज। चलिए आगे है कि पहल बनाम अपराध बोध। मध्य बाल्यावस्था का जो क्राइड स्टेज है वह क्या है? लिंगी अवस्था, गुप्तावस्था, जनन अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो वो है लिंगी अवस्था। चलिए आगे है कि परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता जो उत्तर बाल्यावस्था में आता है, यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में जो क्राइड स्टेज है वह क्या है? गुप्तावस्था, जनन अवस्था, गुदावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो वो है गुदावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पहचान बनाम पहचान भ्रम, है ना? किशोरावस्था का क्राइड स्टेज क्या है? तो जनन अवस्था, गुदावस्था, मुखावस्था, इनमें से कोई नहीं। किशोरा अवस्था होता है कितना? 12 वर्ष से 18 या 19 वर्ष। और इसमें जो क्राइड अवस्था है वो जनन अवस्था है, क्योंकि इसी में जनन क्षमता जो बच्चों में आता है इसी अवस्था में आता है। कब? 12 से 18 या 19 वर्ष की जो अवस्था है, किशोरा अवस्था में ही जनन करने की क्षमता का विकास होता है, संतान उत्पत्ति की क्षमता का विकास होता है। इसलिए इसका जो क्राइड स्टेज है वो जनन अवस्था है। इसके बाद जो रेस्ट बचता है, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था,
नवयुवा अवस्था, उसमें क्राइड स्टेज कुछ नहीं होता है। ये 4 स्टेज का ही आपको जो है क्राइड स्टेज होता है, जिसको बारी बारी से हम लोग देखे हैं। चलिए, अब है एक प्रश्न है, अभी जो हम लोग स्टेज की चर्चा कर रहे थे, 2 सूची है, सूची 1 में अवस्था है और दूसरे में उसकी विशेषता है। पहल बनाम अपराध बोध, स्वतंत्रता एवं स्वायत्त व्यवहार, उत्तरदायित्व भावना विकास, मनोसामाजिक गुणों की उत्पत्ति, आत्मलीनता जिसको तल्लीनता की स्थिति कहते हैं, और इधर भी 4 अवस्था है, स्वायत्तता बनाम शर्म, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, जननात्मक बनाम स्थिरता। इस तरह से प्रश्न रहेगा और 4 विकल्प है। बीपीएससी का जो अगर अपने लेवल का प्रश्न कहिएगा तो इस तरह से प्रश्न रहेगा। ऐसा नहीं कि सारा प्रश्न इसी तरह रहता है, लेकिन इस तरह का प्रश्न भी आपको 30%, 25%, 20% से ऊपर कहिए प्रश्न आपको इस तरह से पूछेगा। तो अभी हम लोग 8 अवस्था के विषय में पढ़ा, उसकी विशेषता क्या है, कौन सा अहम कौशल वह सीखता है, उसका क्राइड स्टेज क्या है, सारी बातों के विषय में पढ़ा। अब यहां पर जवाब देना है, इसको मिलान करके देखना है। तो देखिए, पहल बनाम अपराध बोध, इसमें क्या होता है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। स्वायत्तता बनाम शर्म, इसमें जो है स्वतंत्रता एवं स्वायत्त व्यवहार करता है, क्योंकि यहां पर स्वायत्त है, देख रहे हैं। पहचान बनाम पहचान भ्रांति, ये होगा मनोसामाजिक गुणों की उत्पत्ति। फिर है जननात्मक बनाम स्थिरता, बच गया कौन इसमें, आत्मलीनता या तल्लीनता, है ना। तो ये जो हम देख रहे हैं सही, वो आपका इसमें से सी नंबर है। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 नंबर। इस तरह से हम लोग आंसर करेंगे, सी नंबर इसका सही जवाब होगा। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल पर बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।